हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और उसमें आज हम बायोटेक्नोलॉजी की एक न्यू एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, एक न्यू अप्रोच को पढ़ेंगे दैट बेसिकली व्हाई या फिर मतलब किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी इज इन यूज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन भाई आप घिरे हुए हो मेडिसिन से, बायो लिया है और अभी अगर डॉक्टर वॉक्टर बनने की सोच रहे हो नीट वीट निकाल के, तो फिर मेडिसिन इज एवरीथिंग फॉर यू, ऑल द फार्मास्यूटिकल्स और एवरीथिंग दैट विच विल हेल्प यू टू क्योर पीपल, तो दैट विल फॉल अंडर मेडिसिन। अब हमें पढ़ना ये है कि यहाँ पर मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी कैसे और क्या हेल्प कर रही है। तो चलो देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पूरा चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई ऐसे बिल्कुल एकदम से एलियन टाइप से बिहेव नहीं करेगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तो वो जल्दी से भाग के जाइए, पुरानी वीडियो देखिए और फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 9 देख के आ जाइए फटाफट से। चलो, तो अभी हम देखते हैं कि भाई क्या है एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। क्या होता है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प्स फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। तो सीधा सीधा क्या सेंस हो गया भाई, जो भी हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए की जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है, ये हमको हेल्प करेगी इन सिंथेसाइजिंग मैनी ऑफ द ड्रग्स, मैनी वैक्सीन्स, एंजाइम्स। तो ये सब क्या करेंगे, दे विल अल्टीमेटली हेल्प इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो मतलब कोई से भी ड्रग को, कोई से भी ड्रग मीन्स नॉट दैट ड्रग, पढ़ लिया है ना। तो ड्रग मीन्स क्या होता है, ड्रग इज एनीथिंग जो भाई इफेक्टिव बना रहा है चीज़ों को। ड्रग इज एनीथिंग मतलब जो आपको क्योर करने में हेल्प कर रहा है। ड्रग इज नॉट दैट ड्रग हमेशा। तो भाई जो भी प्रोसेसेस से आप किसी ड्रग को मोर इफेक्टिव बना रहे हो, वो सारी प्रोसेसेस विल फॉल अंडर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। और भाई अभी कोविड के टाइम पे आपने सबने देखा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उन्होंने कितना ग्रो किया, बिकॉज वो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशन करके बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमेशा नए 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 ऐसे मेडिसिन या प्रोडक्ट्स या ऐसे ड्रग्स मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं जिनका ज़्यादा फ़ायदा हो। मतलब वो ड्रग्स के फ़ायदे हम कैसे पढ़ते हैं कि भाई उनका देखो जो क्या बोलना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा दिन का हो, बार बार हर 2 घंटे में गोली नहीं खानी पड़े, एक बार खाई तो एक आध हफ्ते फिर नहीं खानी पड़े, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स एकदम मिनिमल हो। आपको देखना कई सारे ड्रग्स के बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स एकदम मिनिमल हो। फिर उसके बाद उसको उसका जो डोजेज फॉर्म हो वो इजी हो कि भाई हाँ ठीक है आप उसको आराम से ओरली कंज्यूम कर सकते हो। तो इस सब तरीके से किसी भी ड्रग को इफेक्टिव बनाया जाता है। आगे क्या लिखा है, द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बट रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डू नॉट हैव सच प्रॉब्लम्स। अब देखो बात क्या हुई कि कई सारी चीज़ें थी, जैसे बहुत बेसिक सी बात समझा रही हूँ मैं, इंसुलिन। इंसुलिन, अब इंसुलिन क्या है आपको पता है, इंसुलिन जो होता है वो एक कैसा हार्मोन होता है, वो ग्लूकोज के ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने वाला एक हार्मोन होता है। मतलब कि हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये काम करता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, टू लोअर द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। चलो ठीक है, अब कुछ लोगों को क्या हो गया, कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस नाम की, जिसमें ये इंसुलिन फॉर्म नहीं हो पाता है। तो डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होता है, उनके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उनको बोलते हैं ना शुगर हो गई है, शुगर, क्योंकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है भाई, शुगर हो गई है। अब क्या करा जाए, अब मार्केट में बहुत सारे ग्लूकोज अवेलेबल है हमारे पास, सॉरी ग्लूकोज नहीं, इंसुलिन के सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो पहले जो इंसुलिन के सोर्सेज मार्केट में थे, वो इंसुलिन जनरली किससे लिया जाता था, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म से। हो सकता है वो पिग से लेते हो, पैनक्रियाज ऑफ पिग्स या फिर कैटल्स। तो पिग्स या कैटल्स के इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको प्योरीफाई करके और क्लीन करके फिर उसे बॉटल में पैक करके बेच रहे थे। लेकिन आप खुद सोचो, किसी भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट अगर हम किसी ह्यूमन में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स आर बट ऑब्वियस। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज इंड्यूस, नॉन ह्यूमन सोर्सेज मतलब नॉट फ्रॉम ह्यूमन, इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। तो कुछ अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिले, बट रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स। लेकिन फिर अब हमने एक अपनी अप्रोच चेंज करी कि भाई देखो
हम ये जानवरों से, कैटल से, पिग से, इन सब से इंसुलिन निकालना बंद करते हैं। हमारे पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम ऐसा करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और इंसुलिन बना लेते हैं, ताकि हमको किसी से निकालने की जरूरत ना पड़े, ताकि साइड इफेक्ट्स ना हो। इतने सारे ताकि हो गए। समझ में आ गई कहानी? चलो, एट प्रेजेंट अबाउट 30 recombinant therapeutics have been approved. Of these 12 are being marketed in India. तो अभी तक टोटल 30 ऐसे recombinant therapeutics हैं जिनको, मतलब recombinant therapeutics आप समझ लो ऐसी मेडिसिन, ऐसी थेरेपीज जो recombinant डीएनए की हेल्प से बनाई गई हैं। तो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी 30 हैं, लेकिन इंडिया में एट प्रेजेंट 12 ऑफ देम आर इन बीइंग प्रैक्टिस्ड, है ना। अभी 12 ही ऐसी हैं जिन्हें डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं या जो अभी यूज़ में है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेडिसिन की फील्ड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है टू मेक ड्रग्स मोर इफेक्टिव एंड टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑफ द, मतलब अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स ऑफ एनी ऑफ द ड्रग। क्लियर हो गया? तो क्या अप्रोच है आपको वो समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं मेडिसिन में कौन कौन सी जगह पे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो नंबर 1 वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हम इंसुलिन के सिंथेसिस में बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड इज जीन थेरेपी। हम जीन थेरेपी में कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। And lastly, molecular diagnosis. Now, what is molecular diagnosis? To detect any disease in your body, there are several tests. तो वो सारे टेस्ट दे फॉल अंडर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो क्या 3 एप्लीकेशंस है मेडिसिन की फील्ड में, जल्दी से बताओ। सबसे पहले आप इंसुलिन सिंथेसिस करने के लिए यूज कर रहे हो, सेकेंड नंबर में जीन थेरेपी, एंड थर्ड इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। लेट्स स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल। हर एक को थोड़ी सी डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो इंसुलिन इज यूज टू मैनेज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। तो इंसुलिन कैसा होता है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, और वो क्या करता है भाई? वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जिसके कारण हमें डायबिटिक मेलाइटस जैसी कंडीशन नहीं होती। अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो गया है, मतलब उसका इंसुलिन प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ एनिमल, कैटल एंड पिग। अभी समझाया था ना मैंने, कहाँ से ले रहे थे पहले इंसुलिन? कैटल्स एंड पिग्स के पैनक्रियाज से इंसुलिन को पहले ले रहे थे। अब उससे क्या हो रहा था? इट इज कॉजिंग एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस टू द फॉरेन प्रोटीन। अब भाई ठीक है, नहीं था इंसुलिन, दिक्कत हो गई थी, किसी की बॉडी ने बनाना बंद कर दिया। सपोज मेरी बॉडी ने, मैं क्यों नहीं, हटो, ये दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड है, इसकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया था। तो अब भाई ठीक है, कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैं थोड़ी ना इसको पिग का इंसुलिन दे दूंगी, ले भाई तू पिग का इंसुलिन रख, तू उसी से काम चला। इसको बेचारे को साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, नहीं करना ये सब, ठीक है। तो भाई ये नहीं करा हमने, क्योंकि यहाँ पे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, इसीलिए ये प्रैक्टिस को बंद किया। नाउ तो अब क्या कर रहे हैं? इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। अब हम एक अच्छे से बैक्टीरिया, जो हम सबका फेवरेट होता है और हमें एक ही नाम पता होता है पूरी 12th क्लास तक के बाद, कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। वेरी गुड। तो हम अब यहाँ पे हमारे फेवरेट बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, हम ई कोलाई को यूज करके अब हम अपना इंसुलिन खुद बनाएंगे। अब तेरा भाई इंसुलिन खुद बनाएगा। अब पिग विग कैटल वैटल इन सब से हम इंसुलिन नहीं लेंगे। अब हम बड़े आदमी बन गए हैं, हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है, अब हम अपना इंसुलिन खुद बना सकते हैं। तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ, अब देखो बनाना है किसी भी चीज़ को तुमको, तो तुमको उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा ना। तुमको एटम बॉम्ब बनाना है तो तुमको पता तो होना चाहिए ना एटम बॉम्ब में क्या क्या रहता है, तुम्हें उसका पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो भाई इंसुलिन बनाने के लिए हमने समझा इंसुलिन का स्ट्रक्चर। तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इंसुलिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं। पहली चेन का नाम होता है चेन ए एंड दूसरी चेन का नाम होता है चेन बी। तो इंसुलिन कैसा होता है? इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। पहली चेन का नाम चेन ए एंड दूसरी चेन का नाम चेन बी। और चेन ए सपोज, हाँ ये डायग्राम देखो ना, है ना, हम क्यों बनाए, ये जो ब्लू ब्लू है वो है सपोज चेन ए, और जो ग्रीन ग्रीन है वो है चेन बी। और चेन ए और बी जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय सल्फर बॉन्ड, डाई सल्फर बॉन्ड, 2 सल्फर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं।
तो भाई आपको ध्यान रखना है चेन ए और चेन बी किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, चेन ए एंड चेन बी दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इंसुलिन का स्ट्रक्चर सबको समझ आया, चलो रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है इंसुलिन के स्ट्रक्चर में। इंसुलिन के स्ट्रक्चर में दो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, चेन ए एंड चेन बी, दो चेन, एक का नाम चेन ए एक का नाम चेन बी, दोनों लिंक्ड रहती है मतलब जुड़ी रहती है, किसके थ्रू जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू जुड़ी रहती है। इजी सा स्ट्रक्चर, चलो बढ़िया। अब इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रोहार्मोन। तो मतलब ज्ञान की बात यहाँ पे ये है, क्या है ज्ञान की बात भाई, जब इंसुलिन हमारे शरीर में बनता है, whenever insulin forms in our body it always exists as a prohormone, वो हमेशा प्रोहार्मोन के फॉर्म में होता है। now what do you understand by prohormone? pro is anything जो अभी एक्टिव नहीं है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, आपको उसको लात घूसे पिटाई लगा के उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो प्रोहार्मोन इज इनएक्टिवेटेड इंसुलिन। प्रोहार्मोन का सीधा सीधा क्या मतलब है, इट इज इनएक्टिवेटेड, अभी वो अपनी एक्टिविटीज करने के लिए केपेबल नहीं है, तो इट इज अ प्रोहार्मोन। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर हार्मोन। तो इन प्रोहार्मोन इज मतलब कि इट इज नॉट मैच्योर। तो भाई यहाँ लिखा है इट नीड्स प्रोसेसिंग टू बिकम मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो मतलब ये समझ में आया कि ठीक है, जब हमारा इंसुलिन बॉडी में रिलीज होता है तो वो प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है, फिर उसमें कुछ कुछ तोड़ा जोड़ी होती है और फिर वो जाके बनता है मैच्योर और फिर वो अपना काम कर पाता है, फंक्शनल हो पाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब तुरंत ही दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए और तुमसे क्वेश्चन करने चाहिए उनको, उन घोड़ों को, तुम घोड़ों से क्वेश्चन करना चाहिए क्या कि भैया ये प्रो इंसुलिन में ऐसा क्या है जो मैच्योर इंसुलिन में नहीं है। मतलब कि प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन के स्ट्रक्चर में कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है। तो चलो देखते हैं क्या है। द प्रो हार्मोन कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। यही है गड़बड़ भाई, दया गड़बड़ पता करो, तो दया ने गड़बड़ पता कर ली। क्या है दिक्कत, जो अगर हम बात करते हैं प्रो हार्मोन की, मतलब जो अभी कैसा है, जो एक्टिवेटेड नहीं है, मैच्योर नहीं है, अगर हम प्रो हार्मोन की बात करते हैं तो प्रो हार्मोन में चेन ए रहती है, ओके रहती है, चेन बी रहती है, ओके रहती है, लेकिन इसमें साथ में एक चेन सी भी होती है। तो प्रो हार्मोन में क्या क्या होता है, उसमें चेन ए, चेन बी एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेच नोन एज चेन सी, दैट इज व्हाई इट इज अ प्रो हार्मोन। और जब इस प्रो हार्मोन का कन्वर्जन नॉर्मल मैच्योर हार्मोन में होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैच्योर हार्मोन, मैच्योर हार्मोन, तो ये जो सी था ना चेन सी, ये हट जाता है, तो मैच्योर में सिर्फ और सिर्फ बचता है चेन ए एंड चेन बी। अगर आपसे कोई पूछता है what two different chains are present in the mature structure of insulin, तो just chain A and chain B, and what are the chains present in the pro structure of insulin या pro insulin, तो आप बोलोगे chain A, B and C। तो inactive insulin में, pro insulin में एक extra stretch present होता है, that is C peptide. This is removed during maturation into insulin, और यही मैंने अभी आपको समझाया, जब प्रो इंसुलिन से, प्रो हार्मोन से वो मैच्योर हार्मोन में कन्वर्ट होगा, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन जब बनेगा तो ये जो एक्स्ट्रा सी स्ट्रेच होता है ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। समझ आई कहानी, पक्का पक्का, डन डन, चलो बढ़िया आगे चले। इन 1983 एली लिली, अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। इन 1983 एली लिली, हाँ वही वाला, एन अमेरिकन कंपनी, जो तुम सब अपने बाबू शोनों को कहते हो ना, वही वाली एली लिली है ये। तो एली लिली वाज एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू A and B चेन्स फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन। तो एली लिली वो कंपनी थी जिन्होंने पहली बार क्या करा, सिंथेटिक इंसुलिन बनाया, मतलब ठीक है, इंसुलिन को सिंथेसाइज किया था आर्टिफिशियली। तो उन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने पहले एक चेन बनाई A और एक चेन बनाई B। तो Eli Lilly was the one to prepare 2 DNA sequences corresponding to chain A and chain B of human insulin. तो उन्होंने human insulin की chain A और chain B create कर ली। Now they were introduced in plasmids of E. coli to produce insulin chain.
चेन ए एंड बी वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया होगा, जो इंसुलिन बनाने की जीन है उसको वेक्टर पे यहाँ पे बिठाया होगा, ठीक है, वेक्टर पे बिठा दिया। चेन ए, ये ए वाला है, और सिमिलर उन्होंने दूसरा वेक्टर बनाया जिसमें क्या रहा होगा, जिसमें यहाँ पे रहा होगा ये बी बनाने वाली जीन। अब उन्होंने ये वाली जीन भी उठा के ई कोलाई में डाल दी और ये वाला भी प्लाज्मिड उठा के दोनों को ही अलग अलग, एक ही ई कोलाई में नहीं, दोनों को अलग अलग ई कोलाइस में डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे ई कोलाई रिप्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे इंसुलिन का ये जो वेक्टर जीन है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो मतलब ये वाले सारे ई कोलाई प्रोड्यूस करेंगे चेन ए और ये वाले ई कोलाई प्रोड्यूस करेंगे चेन बी। हमारे पास चेन ए आ गई, हमारे पास चेन बी आ गई। हमने इन दोनों चेन्स को डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू जोड़ दिया। तो जैसे ही चेन ए और चेन बी को बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए वो बन जाता है मैच्योर इंसुलिन। और बस इसी इंसुलिन को हमने बॉटल किया, उसको मार्केट में अवेलेबल करवा दिया। अब लोगों की जिंदगी आसान हो गई, कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। समझ आई कहानी? तो देखो क्या लिखा है, देवर इंट्रोड्यूस इन प्लाज्मिड्स ऑफ इकोलाई, इकोलाई के प्लाज्मिड्स में उन्हें इंट्रोड्यूस करा टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। चेन ए एंड बी वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला के ह्यूमन इंसुलिन हमने क्रिएट करवा लिया। मुबारक हो, इंसुलिन बन चुका है। बन गया? समझ में आया आपको? तो सुनो मेरी बात, इस पूरे चैप्टर में कोई एक चीज पूछोगे ना मैम क्या पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो ये है, पहला है आरएनए इंटरफेरेंस जो हमने आपको पढ़ा है पार्ट 1 वीडियो में। दूसरा आपको पढ़ना है अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो पूछेंगे ही, स्कूल में भी पूछ सकते हैं, नीट में भी पूछ सकते हैं, कोई भी इधर उधर के एग्जाम हो किसी में भी नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन तो पूछ ही सकते हैं। तो आपको याद रखना है इन मेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन देयर इज ओनली टू चेन ए एंड बी। और अगर हम बात करते हैं प्रो इंसुलिन की तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है टाइप, उसमें सी टाइप चेन भी होती है। फिर जब जैसे ही वो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा सी स्ट्रेच होता है वो हट जाता है, वो रिमूव हो जाता है। बस इजी इजी, कोई दिक्कत। तो वी आर डन विद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाते हैं वो हमने पढ़ लिया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी अबाउट जीन थेरेपी। तो अब जीन थेरेपी क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं, मतलब जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, दे आर जस्ट एक जेनेटिकली इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स इनटू यू। आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी कि आपने ज़्यादा जंक खाया इसलिए आपको हो गई, आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करी इसलिए आपको हो गई। नो, दे आर जस्ट सिंपली जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने का कोई पॉसिबल अप्रोच ही नहीं मिल पा रहा था यार, कि क्या ही करें, जीन के लेवल पे जाके चेंजेस कैसे लेके आए, मतलब ऐसा क्या कर दिया जाए कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स ठीक हो जाएं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दवाइयों से भी ठीक नहीं होंगे, आप इस चीज़ को समझते हो, बिकॉज देयर आर डिफेक्ट इन द जीन। जीन में डिफेक्ट हुआ पड़ा है, तो अब भाई कहाँ जीन पे कौन सी दवाई को भेज रहे हो। धीरे 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 करके बहुत सारी ड्रग्स अभी डेवलप हो चुके हैं जो डायरेक्टली जाके अफेक्ट करते हैं, बट एक आप एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो तो जीन डिफेक्ट्स को ट्रीट करना डिफिकल्ट है। तो भाई इसीलिए डेवलप करी गई जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होता है, इट इज अ मेथड टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। अब यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड और एम्ब्रियो क्यों लिखा है, मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई नॉट एडल्ट्स? बताइए बताइए, कोई 50 साल के लोग में हम जीन थेरेपी क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी 50 साल के बुजुर्ग इंसान में जीन थेरेपी इसलिए नहीं करे क्योंकि वो 50 साल अपनी जिंदगी के ऑलरेडी जी चुका है विद दैट जेनेटिक डिसऑर्डर। किसी बच्चे या एम्ब्रियो में आप ठीक करोगे तो उस बच्चे की पूरी आगे की जिंदगी सुधर जाएगी। आप सभी ने डाउन सिंड्रोम्स वाले पेशेंट देखे ही देखे होंगे, लाइक फॉर श्योर। आप देखो उनकी लाइफ कैसी है। हो सकता है प्रोबेबली अगर उनको जीन थेरेपी दी जाती एट सम एज, एट अर्ली एज और एट व्हेन दे वर एम्ब्रियो, तो शायद वो वजह से नहीं होते, मे बी, है ना। तो भैया इसीलिए जीन थेरेपी आपको क्या याद रखना है, जीन थेरेपी इज ऑलवेज गिवन टू चिल्ड्रन और द एम्ब्रियो। और होता क्या है, इट इज अ मेथड टू करेक्ट जीन डिफेक्ट। जीन के अंदर जो भी डिफेक्ट हैं उनको करेक्ट करने की जो पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरे मेथड्स होते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज जीन थेरेपी। क्लियर? Now here genes are inserted into a person's cell and tissues to treat the hereditary disease.
इट कॉम्पनसेट्स फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। अब हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे अपने मर्जी से जो अच्छी जीन है, जो जिनमें कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी नहीं है, हम उन जीन को जानबूझ के किसी भी पर्सन की सेल में इंसर्ट कराते हैं, समझते हो ना, तो भेज रहे हैं उसके टिश्यूज में, सेल्स में, और जिसके कारण क्या हो रहा है, जो नॉन फंक्शनल जीन है उसके फंक्शन को, मतलब जो कुछ नहीं कर पा रही है या फिर कुछ दिक्कत पहुंचा रही है, तो ये जो जीन हमने अपनी जीन इंसर्ट करी है वो जाके इस नॉन फंक्शनल जीन को हाईजैक कर लेगी, उसको टेक ओवर कर लेगी और अब अपने मतलब का काम वो करेगी। समझ आया? तो क्या कर रहे हैं भाई, जीन थेरेपी में हम अपने चॉइस ऑफ जीन इंसर्ट कर रहे हैं फोर्सफुली इनटू द पर्सन सेल, है ना, और जिस कारण से क्या हो रहा है, इट कंपनसेट्स फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। तो वहाँ जो नॉन फंक्शनल जीन है, जो कुछ भी काम नहीं कर रही है, हमारी डाली हुई जीन वहाँ पे कंपनसेट करेगी और काम करेगी। नाउ फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, तो पहली बार जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर करी गई थी, जिसको बीमारी क्या थी, जिसको था ADA डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। बोलोगे ये कौन सी बीमारी है भाई, आधों को तो अभी पता चला होगा कि इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ADA डेफिशिएंसी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एडिनोसिन डायअमीनेज डेफिशिएंसी, इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज, द एंजाइम फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। अब आप बोलोगे कि एडिनोसिन डेफिशिएंसी होता क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। तो एडिनोसिन डीएमिनेज जो है, इट इज अ एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम। और ये एंजाइम क्यों जरूरी होता है, फॉर normal functioning of immune system, for normal functioning of immune system। immune system हमारा नॉर्मली ढंग से काम करता रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है द एंजाइम ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज। अब इस बच्ची के अंदर क्या हो गया है, ये वाला एंजाइम जो ADA है ये ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ADA को बनाने वाली जो जीन होती है, एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाली जीन जो होती है, उसका डिलीशन हो गया है, वो डिलीट हो गई है। तो डिलीशन ऑफ जीन ऑफ द एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज वो डिलीट हो गई। तो अब क्या होगा, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा तो जो इम्यून सिस्टम का नॉर्मल फंक्शनिंग होनी थी वो भी नहीं हो पाएगी। समझ आ रही है कहानी क्या चल रहा है? ठीक है, तो भाई देखो, पहली बार जीन थेरेपी करी गई थी एक 4 साल की बच्ची में 1990 में, जिसको बीमारी क्या थी, जिसको बीमारी थी ADA डेफिशिएंसी। ADA क्या होता है, ADA इज एडिनोसिन डीएमिनेज। ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। और साथ ही साथ अगर ये एंजाइम नहीं है बॉडी में, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसको बनाने वाली जीन का डिलीशन हो गया है, अगर ये एंजाइम बॉडी में नहीं है तो इम्यून सिस्टम नॉर्मली हमारा काम नहीं कर पाएगा। दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ ADA। नाउ ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब भाई इसको ट्रीट कैसे किया गया, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जीन थेरेपी के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट इंक्लूड होते हैं। तो नंबर 1 इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सबसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बोला जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही है। पहली चीज जो जीन थेरेपी में इंक्लूड होती है एज ए ट्रीटमेंट, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। पूरे बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना। सेकेंड थिंग, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। सेकेंड चीज क्या कर रहे हैं भाई, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इंजेक्शन ऑफ ADA। अब पहला अप्रोच तो क्या हो गया, पहला अप्रोच ये हो गया कि भाई आप कर रहे हो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा, आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हो, मतलब जो ADA एंजाइम बॉडी में नहीं बन पा रहा है, आप इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी में वो एंजाइम प्रोवाइड करा रहे हो। ये एक अप्रोच हो गई उस ट्रीटमेंट को, उस बीमारी को ठीक करने की। और अप्रोचेस क्या है देख लेते हैं। देन collect lymphocytes from the patient blood and grow in a culture, introduce a functional ADA cDNA into the lymphocytes using a retroviral vector, they are returned to the patient। अब देखो, अभी जो हमने आपको 2 ट्रीटमेंट बताया वो क्या थे, पहला तो था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा था एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये जो ट्रीटमेंट थे इतने डेफिनेटिव नहीं, मतलब मैं बोलूँगी जो बेसिकली डिजीज होते हैं बोन मैरो के, उसके लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज द बेस्ट डेफिनेटिव होता है ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीन के लेवल पे डिफेक्ट हो गया है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी दिक्कत ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए इन दोनों से जब कुछ भी आराम नहीं मिला तो देन वी जस्ट रश टूवर्ड्स बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारी मदद करो, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, हमने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कर दी, तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो बोलेगी क्या हुआ,
तो वो बोली कि चलो ऐसा करो, कुछ और सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो पहला सोल्यूशन जो हमें जीन थेरेपी देती है, तो पहला ट्रीटमेंट क्या है भाई, हम उस पर्सन की जिसको भी एडीए है, हम उसके लिम्फोसाइट्स को निकालेंगे। लिम्फोसाइट्स मतलब कि क्या होता है लिम्फोसाइट, जल्दी बोलो। लिम्फोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBC होती हैं एक टाइप की लिम्फोसाइट्स। कौन कौन सी लिम्फोसाइट्स होती हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। तो हमने पर्सन सफरिंग विद एडीए, हमने उसको एडीए डेफिशिएंसी, हमने उसकी लिम्फोसाइट्स को निकाला। फिर हमने क्या करा, हमने उसको WBC को जो लिम्फोसाइट्स हैं हमने उसे कल्चर मीडियम में ग्रो करा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमने उसमें फंक्शनल एडीए प्रोड्यूसिंग, दैट इज cDNA, फंक्शनल एडीए हमने डाला, मतलब हमने ऐसी जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई लिम्फोसाइट्स के अंदर जो कि फंक्शनल एडीए बना पाए, और उसका नाम था cDNA। तो बेसिकली हमने लिम्फोसाइट्स को निकाला, लिम्फोसाइट्स को ग्रो करवाया, हमने उसमें डाल दिया cDNA, और अब हमने वापस से लिम्फोसाइट्स को बॉडी में इंसर्ट करा दिया। अब ये कोई नहीं पूछेगा डीएनए कैसे डाला। अगर एनिमल सेल्स में हम वेक्टर की बात करें तो कौन होता है वेक्टर, इट इज़ अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को यूज़ करके हमने ADR डेफिशिएंट पेशेंट के लिम्फोसाइट्स में हमने cDNA इंसर्ट कराया, एंड नाउ दे आर रिटर्न टू द पेशेंट। तब मेन दिक्कत ही यही थी कि ADA बन नहीं रहा था। आपने लिम्फोसाइट्स को निकाल के उसके अंदर एक ऐसी जीन डाल दी है, cDNA एक ऐसी जीन डाल दी है जो ADA बनाएगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो दिस इज वन अप्रोच, दिस इज वन मेथड दैट इज इंक्लूडेड इन जीन थेरेपी। एक तरीका हो गया जीन थेरेपी के थ्रू हमने करेक्ट किया कौन सी बीमारी, ADA डेफिशिएंसी, हमने जीन डिफेक्ट को करेक्ट किया। नाउ दिस शुड बी पीरियोडिकली रिपीटेड एज लिम्फोसाइट्स आर नॉन इमॉर्टल। अब ये जो अभी स्टेप करी इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें ये दिक्कत है कि बार बार करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी बार बार, बिकॉज WBC की तो उम्र होती है। आपने WBC निकाली थी, आपने उसके अंदर जीन डाली थी और वापस आपने WBC भेज दी, चलो ठीक है बढ़िया मजा आ गया आपको, अब अंदर कर चली गई ये WBC हमारी जीन लेके और काम अच्छे चल रहा है, ला 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 ला, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब अचानक से किसी दिन WBC की उम्र पूरी हो गई, 7 से 14 हफ्ते, अब वो मर जाएगी, 7 से 14 दिन, हफ्ते सॉरी वीक्स, अब वो मर जाएगी। अब फिर काम खराब होने लगा, फिर निकालो WBC, फिर उसमें जीन डालो, फिर करो, फिर वो मर जाएंगी। तो भाई इसीलिए ये जो मेथड था इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था। तो इफ ADA जीन फ्रॉम मैरो सेल्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी परमानेंट क्योर। ओके, तो भाई परमानेंट क्योर क्या है, एक तो हमने किया था टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया, रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। फिर हमने आपको एक सोल्यूशन दिया जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, तो उसमें हमने सीधे सीधे ये बोला कि लिम्फोसाइट्स के अंदर हमने cDNA नाम की जीन इंसर्ट करी जो ADA बनाने के केपेबल है। लेकिन वो भी परमानेंट क्योर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स की एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स की डेथ हो जाएगी। तो परमानेंट क्योर ये जो अभी आपने रीड करा ये है कि भाई ADA जीन जो होगी ना मैरो सेल्स के, उसको हम इंड्यूस कर दें सेल्स में एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना, इफ ADA जीन फ्रॉम मैरो सेल्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम एक्टिव ADA जीन को इंसर्ट कर दे रहे हैं मैरो सेल्स में, तो इट कुड बी अ परमानेंट क्योर, वो परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है, मैं तो जब स्कूल में थी क्लास 12th में, तो मेरे स्कूल में तो ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द परमानेंट क्योर फॉर ADA डेफिशिएंसी, ADA डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए क्या भाई परमानेंट क्योर है। तो उसका परमानेंट क्योर ये है कि ADA जीन को मैरो सेल्स में क्या करो भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट कर दो, तो इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। याद रहेगा, पक्का समझ में आया क्या होता है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी इज द combined a combination of all the ways that you will use to treat any genetic defect। कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए आप जो भी कॉम्बिनेशन यूज करोगे थेरेपीज का, दे विल बी रेफर टू एज जीन थेरेपी। Now let's move to third application of biotechnology, that is for molecular diagnosis in the field of medicine। तो molecular diagnosis conventional method। अब भाई molecular diagnosis क्या होता है, आप डॉक्टर के पास गए, अभी इस टाइम पे डेंगू इतना ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू टाइफाइड जिसको देखो उसे डेंगू टाइफाइड या मलेरिया भी थोड़ा बहुत हो जा रहा है। तो डॉक्टर के पास गए,
आप क्यों जाओगे डॉक्टर के पास? क्योंकि आपको तो सिम्टम आ रहे थे, आपको तो बुखार आ रहा था, बुखार जा नहीं रहा था, आप इसलिए डॉक्टर के पास गए। अरे डॉक्टर बहुत बुखार आ रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, लेथार्जी हो रही है, मुझे भी हो रही है। हाँ ठीक है, तो क्या, हाँ नींद आती रहती है, हमें पढ़ने का मन नहीं करता, हमें बस सोना होता है, हमें बहुत बुखार आ रहा है। अब डॉक्टर क्या बोलेगा, चलो ठीक है ये डॉक्टर आपसे सिम्टम्स पूछ गए और फिर उसके बाद में डॉक्टर आपको 3-4 टेस्ट लिख देंगे कि CBC करा लो और क्या करा लो भाई आजकल, हाँ CBC मेन तो आपको बोलेंगे CBC करा लो और विडाल करा लो, दिक्कत लग रही है ज़्यादा क्योंकि टाइफाइड ज़्यादा फैल रहा है, तो उससे पता चलेगा फिर अपने को। तो जैसे ही ये टेस्ट कराते हो और अगर और दिक्कत है, वायरल बोलोगे बहुत दिन से वायरल हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, कोविड का टेस्ट करा लो। तो सीबम सैंपल आपका यहाँ थ्रोट से लेते हैं ना, सबने कोविड टेस्ट कराया होगा, तो यहाँ से थ्रोट स्वैब्स लेते हैं। तो भाई सीधी सच्ची बात ये है, कोई सी भी बीमारी हो, देयर आर सम टेस्ट बीइंग परफॉर्म टू कंफर्म दैट पर्टिकुलर डिजीज, कि जो डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया है, जो डॉक्टर ने प्रोग्नोसिस बनाया है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वही आपको दिक्कत है या नहीं, डायग्नोसिस भी वही है कि नहीं। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसीलिए देयर आर सम टेस्ट। तो कन्वेंशनली अगर हम बात करें, जो बहुत पहले मतलब अभी भी यूज होते हैं, ऐसे नहीं होते नहीं है, दैट आर सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। तो सीरम एंड यूरिन एनालिसिस जो है वो काफ़ी साल से चला आ रहा है कि सबसे पहले अगर कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर सबसे पहले लिख देते हैं कि सीरम और यूरिन एनालिसिस कर लो। लेकिन सीरम और यूरिन एनालिसिस करके ठीक है पता भी चल जाता था, लेकिन अगर हमें सीरम और यूरिन में कोई डिजीज मिल रहा है तो वो जब मिलता है जब वो डिजीज एकदम चरम लेवल पे पहुंच चुका होता है। हाँ वही बिल्कुल एकदम अपने एक्सट्रीम लेवल पे बॉडी में पहुंच चुका होता है, तब वो डिजीज हमको, तब उस डिजीज के माइक्रोब या जो भी है हमको सीरम या यूरिन सैंपल में मिलते हैं। अर्ली स्टेज में वो डिजीज कभी भी डिटेक्ट नहीं होगा इफ वी टेक सीरम एंड यूरिन सैंपल। तो इसीलिए हमको कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पड़े जो अर्ली स्टेज में ही हमें बता दें कि बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है। अब जैसे कि HIV एड्स है, अगर हमें अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए कि भाई HIV एड्स हो रहा है तो इट कुड बी ट्रीटेड। 10 साल के बाद पता चल रहा है कि भाई जब तो मैक्रोफेजेस बिल्कुल फैक्ट्री बन चुकी हैं, अब नेचुरल डी किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं बिल्कुल वो रेट्रोवायरस जो ये अपना उसकी फैक्ट्री बन चुकी हैं, तब जाके पता चल रहा है। तो कोई काम का हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसीलिए तब जाके तुमने सीरम यूरिन सैंपल लिया तो उसमें जब आ रहा है 10 साल के बाद, लेकिन जब तक तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ चुकी है। तो इसके लिए वी नीड टू डेवलप, इट इज पॉसिबल बाय टेक्निक्स लाइक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR एंड ELISA। तो 3 टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनके थ्रू आप अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज बेसिकली आपको डिजीज डिटेक्ट करना कि डिजीज क्या है, और एंड ऑल्सो एट अर्ली स्टेज। अभी वो बॉडी में इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, आपने अर्ली स्टेज पे उसे पता कर लिया। तो फर्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो आप पूरा पढ़ चुके हो, सेकंड इज PCR, ये भी आपने पढ़ लिया है, एंड लास्टली ELISA। तो ELISA भी हल्का फुल्का कहीं तो पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है बताओ। जब हमने HIV एड्स पढ़ा था तो हमने उसमें ELISA पढ़ा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, हमने उसमें पढ़ा है ELISA। तो चलो भाई देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा कुछ सबके बारे में। Presence of a pathogen is normally suspected only based on symptoms. By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. सीधी बात ये लिखी है कि भाई देखो, आपको कब कैसे पता चल रहा है कि आपको बीमारी हो रही है? कुछ सिम्टम आएंगे, मेन सिम्टम बुखार, सर्दी, होर्सनेस, थकान, लेथार्जी, यही सब हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो आपको लगेगा कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ रहा हूँ, सिम्टम्स देख रहे हो, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, नहीं तो ऐसे तो अच्छे भला कोई क्यों ही जाएगा डॉक्टर के पास। तो सिम्टम्स आए तो आप गए, सिम्टम्स पता चलते हैं, लेकिन उस टाइम तक क्या होता है भैया, जब तक सिम्टम्स आते हैं उस टाइम तक ये होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है पैथोजन की, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की, वो आपकी बॉडी में बहुत हाई ऑलरेडी हो चुकी होती है। Now, however, very low concentration of a bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. अब यही बात है ना कि हमें उसे अर्ली स्टेज पे, हमें उसे बहुत पहले ही डिटेक्ट करना है। हमें उसे कब करना है? हमने उसे अर्ली डिटेक्शन करना है उसका, और अभी मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है, अर्ली स्टेज मतलब अभी कंसंट्रेशन बहुत लो है। तो कैसे करते हैं अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन? हम PCR को यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता क्या था? बिलियंस ऑफ कॉपी क्रिएट हो जाती थी किसी भी एक स्पेसिफिक जीन की। तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी डाउट है कि भाई ठीक है ये होगा पैथोजन, हम उसके न्यूक्लिक एसिड की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कराएंगे, बिलियंस ऑफ कॉपीज, और उसे हम अर्ली स्टेज में कंफर्म करेंगे एनी डिजीज। ओके, यूजेस ऑफ PCR to detect HIV in suspected AIDS patient।
तो सबसे पहली बात भाई पीसीआर का क्या यूज़ है, एचआईवी जो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसको डिटेक्ट करना एड्स के पेशेंट में। सेकेंडली, टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन कैंसर पेशेंट। देखो एड्स में भी हेल्प कर रहा है एचआईवी को डिटेक्ट करने में, कैंसर में भी हेल्प कर रहा है म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने में पीसीआर। एंड लास्टली टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो आपको ये याद करना है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में डिजीज का अर्ली डिटेक्शन इज नेसेसरी, ताकि आप उसको एक टाइम रहते हुए क्योर कर पाओ। बिल्कुल एक लेट्स वाली स्टेज आएगी जब तक डिजीज बॉडी में बहुत कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, तब उस डिजीज को क्योर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए अर्ली डिटेक्शन के लिए आपके पास एक मेथड होता है जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर कहाँ कहाँ हेल्पफुल है, एड्स में, कैंसर में एंड लास्टली इन मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। करते क्या है पीसीआर में, तो जाओ जल्दी से भाग के जाओ और पीसीआर की वीडियो देख कर आओ। ओके चलो। A single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is hybridized to its complementary DNA in a clone of cells. It is followed by detection using autoradiography. तो भाई क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को हम लोग टैग कर देते हैं एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोब। और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इट इज़ हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। इट इज़ फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग, फिर हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फ्रेम बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ टू यूज। ओके तो भाई सबसे पहले जो भी सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आरएनए है उसमें हमने एक रेडियो एक्टिव प्रोब जोड़ा, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जोड़ दिया जिसे हम बोल रहे हैं प्रोब, रेडियो एक्टिव। नाउ इट इज हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये हमारा था और इसमें हमने वाइट कलर का भाई हमने वाइट कलर का इसका हमने प्रोब जोड़ा। अब हमने उसको अलाउ किया क्या करने के लिए कि वो जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंड करे, उसे जो भी करना है। इट इज फॉलोड बाय, अब भाई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है तो हम उसे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। अब अगर कहीं पे म्यूटेशन है तो इसका सीधा ये मतलब हो गया ना, देखो इसको ऐसे समझो कैसे कर रहे हैं मेथड, ये सारा कुछ, ये आपका एक डीएनए है ना, उस पर डीएनए का नॉर्मल सीक्वेंस बना देती हूँ मैं, A-T सिंगल एक ही स्ट्रैंड है, ठीक है ये है। आपने उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड कर दिया, अब ये जाके अपने सगे भाई से जाके ऐड करेगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड है इस पर। अब यहाँ पे जहाँ पे भी म्यूटेशन, सपोज इस वाले पॉइंट पे म्यूटेशन है, इस वाले पॉइंट पे म्यूटेशन है तो क्या होगा, इधर पे इस वाले पर्टिकुलर स्पॉट पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बने चाहिए थे वो नहीं बनेंगे। अब हम इसको जब ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पे लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फ्रेम। अब यहाँ पे म्यूटेशन था तो इतना पोर्शन, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव हमने लेबल प्रोब जोड़ा है ना, तो जब हम इसको करवाएंगे रेडियोग्राफी करवाएंगे तो इतना पोर्शन जो है विल नॉट अपीयर ऑन दैट फिल्म बिकॉज इट इज म्यूटेटेड, इट वॉज म्यूटेटेड। इधर वाला भी आया, इधर वाला भी आया, लेकिन ये वाला नहीं आया, तो हमें उससे ये समझ में आएगा कि दिस स्पेसिफिक पार्ट इज म्यूटेटेड, और वहाँ से हम डिजीज को डिटेक्ट करने में केपेबल होंगे कि कौन सा जीन डिलीट हुआ है तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। फोटोग्राफी फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन, ठीक है। तो क्योंकि वो क्यों नहीं अपीयर हो रहा है, क्योंकि प्रोब की म्यूटेटेड जीन के साथ में कोई भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं थी, उसका असली वाले डीएनए के साथ में वो कॉम्प्लीमेंट्री था, लेकिन म्यूटेशन वाले के साथ में थोड़ी नहीं था। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉर्म नहीं होगी जहाँ पे भी म्यूटेशन है, एंड दैट इज वाई इट विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। डन, समझ में आया आपको। तो रेडियोग्राफी के थ्रू आप किस तरीके से डिजीज का डिटेक्शन कर सकते हो। लास्टली एलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। लास्ट इज एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। तो एलाइजा में भाई क्या करते हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। तो एलाइजा क्या देखता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन ढूंढता है बॉडी में। Infection by pathogen can be detected by the presence of antigen, protein, glycoprotein, etc. or by detecting the antibody synthesized against the pathogen. देखो कोई भी बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में आया, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी, जैसे HIV वायरस आया तुम्हारी बॉडी में, तो तुम्हारी बॉडी को ये अटैक कर रहा है, तुम्हारी बॉडी के लिए एंटीजन है। अब इससे लड़ने के लिए तुम्हारी बॉडी कुछ पर्टिकुलरली एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेगी। अब तुमको अगर कोई डिजीज कंफर्म करना है तो तुम या तो एंटीजन देखो बॉडी में, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स देखो, या तो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी देखो। और अगर तुम्हें एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट मिलती है ब्लड में या बॉडी में, दैट मीन्स दैट डिजीज इज ऑल्सो देयर।
तो दैट मतलब इन दिस वे यू कैन डिटेक्ट डिजीज एट अर्ली स्टेज. तो ELISA इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ELISA वर्ड पढ़ाते वहाँ है. ELISA वर्ड जो है वो मेंशन कर दिया है इन द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कि जब भी HIV एड्स होता है तो उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो ELISA करते हैं. लेकिन ELISA होता क्या है वो यहाँ एक्सप्लेन किया है. तो आपको इधर उधर मिला के भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि ELISA होता क्या है. ELISA इज अ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन टेस्ट होता है बेसिकली. और अगर इसमें पैथोजन है तो हम या तो उसको एंटीजन के प्रेजेंस से कंफर्म करते हैं या तो उसके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज़ के थ्रू हम उस एंटीजन को कंफर्म करते हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज़ को कंफर्म करते हैं. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. हमने आज पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी को हम किस किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने 3 चीज़ें मेनली पढ़ी. दैट वाज, सबसे पहले हमने पढ़ा जीन थेरेपी, देन हमने पढ़ा इंसुलिन का सिंथेसिस एंड देन हमने लास्टली पढ़ा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. कोई भी डाउट है तो डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, और नहीं तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर दो सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.